फीवर एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी तफरीबास करने का, और मैं अकेली नहीं हूँ। आज हमारे स्टूडियोज में कोई बहुत ही स्पेशल जुड़ा हुआ है। मैम अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल, आज फीवर एफएम में आपके साथ हूँ। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहला सवाल मेरा है कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी और हाउ कॉमन इज दिस अमंग कपल्स? इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी नहीं होना, फर्टाइल नहीं होना। इनफर्टिलिटी है निसंतानता। अगर कोई कपल शादी होने के बाद या सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद भी 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ला पा रहा, तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर उनकी कोई प्रेगनेंसी पहले आ चुकी है, भले वो मिसकैरेज हुआ हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई हो, और उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रहे और प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि हर 6 में से कोई एक परिवार में इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों में इनफर्टिलिटी के, एंड ऑल्सो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इसे? इनफर्टिलिटी जो है वो कई बार मेन वुमेन दोनों में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड वे में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। अदरवाइज फीमेल या मेल, फीमेल इनफर्टिलिटी का जो परसेंटेज है वो 20 से 30% है। सेम मेल इनफर्टिलिटी का अकेला परसेंटेज 20 से 30% है। बट कई बार कंबाइंड में मेल इनफर्टिलिटी 50% तक की वजह बन सकता है इनफर्टिलिटी की या निसंतानता की। अब फीमेल में बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। पहले तो हम सोशल वजहों पे जाते हैं, जैसे कि आजकल डिलेड मैरिज है, डिलेड चाइल्ड प्लानिंग है, एडवांस एज में शादियां हो रही हैं, वो एक फैक्टर है। इसके अलावा कई बार डिजीज का फैक्टर होता है, जैसे कि अगर फीमेल का ट्यूबल ब्लॉकेज है, उसकी नलें बंद है, या फिर उनके अंडाशयों में क्वालिटी अंडों की अच्छी नहीं है, या उनको पीसीओडी की समस्या है, उनके अंडे बहुत ज्यादा है और कोई एक अंडा अच्छा से नहीं बनता, या उनके यूट्रस में कोई गांठ है। कई बार ये सब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी कुछ थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या उनकी कुछ अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिस वजह से प्रेगनेंसी उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो ये सब फीमेल्स में वजह होती हैं। मेल में वजह होती है उनका स्पर्म काउंट 0 होता है, उनका स्पर्म काउंट कम होता है, या स्पर्म काउंट अच्छा होने के बावजूद भी उनका जो एक्टिव शुक्राणु, आगे बढ़ने वाले शुक्राणु है, उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो अब फीमेल की जो वजहें हैं, कुछ तो इनहेरेंट है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, कुछ कई बार हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा वेट होता है, या बहुत अंडर वेट होते हैं, या हमारा बहुत पुअर हाइजीन होता है, या फिर हमारे अंदर यूट्रस में कोई गांठ है, कोई चीज़ है जो हमने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया अपने आप को, और कई बार एडवांस एज में हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं अपनी प्रेगनेंसीज को। अब मेल पे आते हैं, मेल पे भी अगर उनका स्पर्म काउंट 0 है या कम काउंट है, तो किसी भी वजह से हो सकता है। कई बार उसकी कोई वजह नहीं पता चल पाती है, और कई बार वारिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, या टोबैको अल्कोहल की वजह हो सकती है, डायबिटीज की वजह हो सकती है। बहुत सारी ऐसी वजहों से उनके अंदर भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, हमने ना जब भी फर्टिलिटी के बारे में सुना है तो हमेशा आईवीएफ का दिमाग में ख्याल आता है। जी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? इसको थोड़ा सा हमें मतलब सरल भाषा में बताइए। बिल्कुल। देखो, कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं इन वीवो। ओके। और कोई भी चीज़ जो बॉडी के बाहर होती है उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। ओके। सो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके। ये नाम अपने आप में एक्सप्लेन कर देता है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, और फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का निषेचन करना। ओके। बॉडी के अंदर होगा तो इन वीवो होगा, बाहर होगा तो इन विट्रो होगा। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये तब हो पाता है जब बॉडी के अंदर शायद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ हार्मोन्स इंजेक्शंस दे करके जो लेडी है उसकी ओवरीज के फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं, और उन फॉलिकल्स को हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वजाइना के थ्रू नीचे से उन फॉलिकल्स का लिक्विड हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके। अब उस लिक्विड में होते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्स 130 माइक्रोन तक के। उन एग्स को प्रॉपरली लैब में देख करके एनालाइज करके एक एग में एक स्पर्म को इंजेक्ट करके इक्सी के माध्यम से, या एग्स के साथ साथ बहुत सारे स्पर्म छोड़ के आईवीएफ के माध्यम से हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। और
एम्ब्रियोज को लैब में डेवलप करके एक इंक्यूबेटर में सेव करते हैं। एम्ब्रियोज जब बढ़िया स्टेज में हो जाते हैं उनकी हम ग्रेडिंग करते हैं कि ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा है। जो बेस्ट एम्ब्रियोज है वो हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, इसका सक्सेस रेट कितना होता होगा? आईवीएफ की सक्सेस रेट आजकल के समय में बहुत अच्छी होती जा रही है। Okay. आईवीएफ के सक्सेस रेट को हम डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी का पता लगने से और फिर लाइव बच्चे से। मतलब Okay. अल्टीमेटली दोनों में हाँ. फर्क होता है। हाँ. जो प्रेगनेंसी का पता लगना है जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी पॉजिटिव रेट, वो तो बहुत अच्छी हो गई, वो 65-70% तक अच्छे से हो गई है। अच्छा, लेकिन लाइव प्रेगनेंसीज की जो रेट है वो 35-40% तक होती है। ओके, कूल। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दीजिए एज अ पार्ट ऑफ आईवीएफ। श्योर। देखिए आईवीएफ हमें लगता है कि निसंतानता है तो आईवीएफ ही करना है, या कहीं जाकर के हमारा आईवीएफ तो नहीं हो जाएगा। हाँ. तो एक बहुत बड़ा सा डर है लोगों में एंड इट कॉस्ट्स आल्सो अ लॉट ऑफ मनी। एग्जैक्टली, कॉस्ट है उसमें इन्वॉल्व। हाँ. तो आईवीएफ को हमने डिवाइड किया। बेसिकली आप ये समझो एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये एक अम्ब्रेला है। इसके अंदर आईवीएफ एक पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आईवीएफ से पहले हैं, और कई बार छोटे मोटे ट्रीटमेंट से ही आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। जैसे कि सिंपल, अगर हमको एग नहीं बन रहा है तो हम एग बनने के कुछ गोलियों से या थोड़े बहुत इंजेक्शन से फॉलिकल्स को डेवलप कर सकते हैं, एग को बना सकते हैं, और वैसे उनकी टाइमिंग प्रॉपर करवा करके हम प्रेगनेंसी ला सकते हैं। देन आता है इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। उसमें हम जब एग रप्चर करता है तो हम हस्बैंड का स्पर्म लेकर उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और हम प्रेगनेंसी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कई बार हमारी ट्यूब हल्की फुल्की बंद है, या छोटी मोटी गांठ की प्रॉब्लम है, या थोड़ा बहुत चीज़ है बच्चेदानी में जो हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज, दैट इज लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, उससे भी हम प्रेगनेंसी ला सकते हैं। तो एआरटी के अम्ब्रेला में आईवीएफ एक सेक्शन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अच्छा, हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं इसको ध्यान में रख के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी को प्रिवेंशन में और उसके ट्रीटमेंट में भी। तो लाइफस्टाइल में हम लोग को अपना बीएमआई करेक्ट रखना है। ओके। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? वेट और हाइट का एक कैलकुलेशन होता है। Yeah. तो बीएमआई शुड बी लेस देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके, है ना। और ये चीज फिगर जो है ये हमें लग रहा है कि ऐसे हो जाता है, लेकिन कई बार कई लोगों का नहीं होता है। मेरा खुद नहीं हो रहा है 3 साल तो से। ये मेल और फीमेल ये दोनों के लिए अप्लाई करता है। स्पेशली उन फीमेल्स को जिनके एग्स टाइम पे नहीं बन रहे, उनको पीसीओडी की समस्या है, अगर वो वेट अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत ना पड़े। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल में आजकल के समय में हम देख रहे हैं टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स, इन सब का बहुत सेवन बढ़ रहा है। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये हमारी एग और स्पर्म क्वालिटी दोनों को खराब करती हैं। Okay. और इतना ज़्यादा खराब कर देती है स्पेशली टोबैको कि कई बार वापस हम वहाँ पे आ नहीं पाते जहाँ से हमने शुरुआत करी है। Okay. ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग की इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और उस वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, हस्बैंड के स्पर्म काउंट में डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, उनका लिबिडो मतलब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो इच्छा है वो भी काफ़ी कम हो रही है। तो हमें अपने वर्क को, अपनी पर्सनल लाइफ को सेग्रीगेट करना, अलग रखना है, और स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जिसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता और हम वो कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी भी कपल के वो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और थोड़ा सा मेंटली इमोशनली वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड पे रहता है, तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसको मैं 2 तरीके से लूँगी। देखो, एक वुमेन कुछ भी हो जाए, वो कितना ही बड़ी प्रोफेशनल हो, कितना ही हाउसवाइफ हो, शी फील्स कंप्लीट व्हेन शी इज अ मदर। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल इशू तो है। एक वुमेन को लगता है भाई मेरे को तो माँ बनना है ना, तो वो एक पर्सनल एस्पेक्ट होता है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे पैरामीटर्स में हम एक कपल को असेस करते हैं, उसमें से बच्चा होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो जब इंडियन सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमें वो प्रेशर फील होता है, पैल्पेट होता है, भले हमें कोई बोले या ना बोले, बट हमें उनकी
उनकी आंखों में, उनके कन्वर्सेशन में फील होता है। तो जनरली ऐसे कपल जब हम सबके पास आते हैं तो वो साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं। इसलिए एज अ प्रोटोकॉल हम लोग हर पेशेंट्स में काफ़ी टाइम देते हैं, काफ़ी सेटिंग्स लगते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। कई बार ऐसी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद वो अपने घर में कभी बोल भी ना पाए, वो हमसे कह रहे होते हैं। और कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ही उन लोग के आपस के रिलेशंस बेटर हो जाते हैं एंड अगेन उनको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। Nice है। Okay. Are there any restrictions or guidelines regarding age of health conditions for someone to undergo IVF? यस, हमारा ART लॉ है जिसे हमें फॉलो करना होता है। Okay. उसमें बोला गया है कि जो फीमेल की एज है दैट शुड बी लेस देन 50 Okay. एंड जो लोअर मोस्ट एज है वो अबव 22 होनी चाहिए Okay. इफ वी आर ट्राइंग फॉर एनी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑन देम। Okay. और रही बात मेल की एज की तो 55 की एज है। ये तो ART लॉ हो गया। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कुछ रीनल प्रॉब्लम्स है, इतनी जी मे बी रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, कुछ और चीजें हैं, तो डेफिनेटली फिर IVF के साथ साथ हमें एक अच्छा टीम वर्क करना पड़ेगा। हमें फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट सबको इन्वॉल्व करके हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई ये प्रेगनेंसी के लिए फिट है भी कि नहीं है, Okay. है ना। और अगेन एडवांस एज हो गई, 49-50 के आसपास हो गए हो, बहुत ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये समझना है कि क्या हम आगे प्रेगनेंसी ले जा पाएंगे और उसके बाद हम क्या 20-25 साल तक उस बच्चे को पाल पाएंगे, है ना। तो वो सब हमें समझना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। नाउ कमिंग टू IVF, लेकिन कई ऐसे कैंसर्स के लिए बून की तरह काम कर रहा है। Okay. एक तरह का वरदान है। जैसे कि किसी को अगर कैंसर हो गया, जैसे कि होने वाला या पता चला हमें कैंसर कि उसकी ओवरीज में कैंसर है, उसकी बच्चेदानी में कैंसर है, या फिर उसकी सर्विक्स में कैंसर या ब्रेस्ट में कैंसर है, और हमें पता लगा कि हाँ ये कैंसर एडवांस हो सकता है, आगे चलना, उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलनी है, तो IVF में हम उसके एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। Okay. या हस्बैंड के स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं, Okay. सो दैट जब वो कैंसर फ्री हो जाए तो हम उनका ये ट्रीटमेंट करके वापस से उनको प्रेगनेंसी प्लान कर सके। सो Okay. IVF इन लोगों के लिए एक वरदान भी है जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। ओके। एक और टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन, वो क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो इज समथिंग ठंडा, -196 डिग्री टेम्परेचर क्रायो, प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन। तो IVF में जब शुरुआत में IVF साइकिल शुरू हुई तो देखा गया कि जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे उसका फायदा तो हुआ, लेकिन उसका एक कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम। बिकॉज हमने जहाँ एक अंडा बनना था एक साइकिल में, हमने 10-12 अंडे बना दिए, तो जब ज्यादा करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट तो फील होगा। तो बॉडी के अंदर पानी भरना या लंग्स में पानी भरना, कई बार ICU का एडमिशन की भी जरूरत पड़ी। तो हाइपर स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डॉक्टर्स के लिए। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा करते हैं, हम लोग एम्ब्रियोज तो बनाते हैं लेकिन हम उस वक्त ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उसको फ्रीज करेंगे। तो फ्रीजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा हुई, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में विट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें हम आपके जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसको हम एक स्पेशल टेक्निक होती है विट्रिफिकेशन की, रैपिड विट्रिफिकेशन। उससे एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं कि उसका एम्ब्रियो का जो लिक्विड है वो निकाल करके और उसको डेसिकेट करके, उसको ड्राई करके -196 डिग्री टेम्परेचर पे आपके स्ट्रॉ में, पतली सी स्ट्रॉ में आपके नाम से लेबल करके उसको फ्रीज कर देते हैं एम्ब्रियोज को। ओके। और ऐसे ही आपके एग्स फ्रीज हो सकते हैं, ऐसे ही आपके स्पर्म्स फ्रीज हो सकते हैं। तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन। एग्स फ्रीज होने का फायदा क्या है? सपोज मुझे प्रेगनेंसी अभी नहीं करनी है, मेरी शादी 39-40 से पहले नहीं होने वाली, मुझे अभी नहीं लगा कि मेरी शादी होने वाली है, और मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, पहले से पता है कि मुझे PCOD है, या मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, या मैं ओवरी में गांठ है, या कुछ भी है, या मैं मे बी कैंसर ट्रीटमेंट की मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो मैं अपने एग्स को फ्रीज कर सकती हूँ। सेम अगर मुझे कोई टेस्टिस का कैंसर है या मुझे कोई और कैंसर है और मुझे आगे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, या फिर मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है लेकिन अभी मेरे को शादी नहीं करनी है, तो मैं अपने स्पर्म्स को फ्रीज कर सकता हूँ। सुपर। एम्ब्रियोज फ्रीज करने का भी यही ब्यूटी है। एम्ब्रियोज फ्रीज करने से, क्रायो प्रिजर्वेशन से, आजकल के समय में जो वो हाइपर स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम थी वो लगभग खत्म हो गई। किसी भी IVF सेंटर में अब लगभग नहीं होती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती।
जब पेशेंट कंफर्टेबल होता है हम ट्रांसफर करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। आईवीएफ और सेफ होता जाता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता जाता है। अच्छा, जो मेल फर्टिलिटी वाला फैक्टर होता है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ टेकिंग आईवीएफ और ऑप्टिंग आईवीएफ? मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 तरीके के मेल्स मिलते हैं। हाँ। पहला तो जो डिनायल मोड में होते हैं, हाँ। उनको सालों से पता होता है कि उनका स्पर्म काउंट 0 है, हाँ। लेकिन वो ना अपना ट्रीटमेंट कराते ना वाइफ का कराते, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब लोग के भी कुछ खास फायदा होता नहीं है। और अल्टीमेटली जब वाइफ की एज 40-50 के आसपास पहुंच जाती है तब कहते हैं कि हमें अब आईवीएफ कराना है, लेकिन तब तक वो फीमेल अपने वो प्रेशियस एग्स को लूज कर चुकी होती है। ओके। तो एक वो फीमेल मेल्स होते हैं। दूसरे मेल्स होते हैं जिनको जैसे ही पता लगता है कि उनका स्पर्म काउंट खराब है, वो शादी के विद इन 1 ईयर आके इलाज करा लेते हैं। तो ये 2 तरीके के मेल्स हम लोग को मिलते हैं। एंड आई थिंक काउंसलिंग और राइट डायरेक्शन अगर हम एज सोसाइटी, एज फैमिली, एज डॉक्टर्स दें तो शायद ऐसे कपल्स को टाइमली प्रेगनेंसी आए और वो खुश रहें अपनी लाइफ। ऑब्वियसली। अच्छा, आप जितने भी यंग कपल्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यंग कपल्स और इंडिविजुअल्स को ये सलाह देना चाहूँगी, एक तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है फर्टिलिटी में तो उससे बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं। उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मे बी वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, मे बी वो सेक्सुअल हो सकती है, और मे बी कुछ उनकी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स हो, उन सबका प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा लें। अगर बॉडी में सब कुछ ठीक है तो निश्चिंत होकर के आगे अपनी मैरिड लाइफ बढ़ाएं और जब उनको प्लान करना हो प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो टाइमली अपना ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल। स्पेशली फीमेल्स, अगर उन्हें लग रहा है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, मुझे प्लान नहीं करना, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, विच इज़ वेरी मच वेलकम थॉट, तो वो सोशल एग फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़े। सुपर। ओके, वन मोर टर्म, व्हाट इज FET और इज इट कॉल्ड FET? It is not FET, it is FET only. और इसका फुल फॉर्म है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगेन हमने जो एम्ब्रियोज क्रायो प्रिजर्व किए थे उनका हमने लिक्विड निकाला था, फिर वापस से हम उनको नॉर्मल टेम्परेचर में जब लेके आते हैं -196 से 37 डिग्री पे, तो मीडिया में जब हम उसको रखते हैं कल्चर मीडिया में, तो वापस से वो एक्सपैंड करने लग जाते हैं, एक नॉर्मल एम्ब्रियो का शेप ले लेते हैं। तब हम उनको फिर एम्ब्रियो कैथेटर में लोड करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सो इट इज फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके। ओके, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द पीपल जो कि थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं आईवीएफ लेने से? देखिए, आईवीएफ के रिजल्ट्स मैक्सिमम है साइंस में। आईवीएफ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। आईवीएफ में हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आईवीएफ में बॉडी में कोई कट या कोई चीरा नहीं लगता है। आईवीएफ में आपको डे केयर प्रोसीजर है, आप सुबह आए शाम को अपने घर वापस कर चले गए। तो मैंने 5 एडवांटेज बता दिए। आई थिंक अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू टेल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हमें बताइए रिगार्डिंग दिस। देखिए, सक्सेस स्टोरीज तो काफ़ी सारी हैं। मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि मेरे पास ऐसे भी हम सबके पास ऐसे कपल्स आते हैं, कई आईवीएफ सेंटर्स में आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि जिनके पहले बच्चे थे, है ना, उनके 20-25 इयर्स की में भी बच्चे थे और सडनली उनका किसी वजह से एक्सीडेंट से या किसी सडन डेथ हो गई, एंड नाउ दे आर लेफ्ट विथ नथिंग, है ना। उन मदर्स की में भी मेंसेस खत्म हो चुके हैं, एंड अब वो क्या करें? सो व्हेन दे कम टू अस, आईवीएफ उनको बहुत बड़ा होप देता है और हम मेडिसिन के द्वारा मेंसेस ले आते हैं। उनके यूट्रस में वापस हम थोड़ी जान लाने की कोशिश करते हैं और फिर हम डोनर oocyte की मदद से हस्बैंड का स्पर्म लेके उन्हें वापस से प्रेग्नेंट कर पाते हैं। Oh my God. Which is again बहुत मुझे लगता है कि ग्रेटिफाइंग है ये फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है जब ये सोचते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ हस्बैंड का काउंट बिल्कुल 0 है, उसको अपना स्पर्म चाहिए, एंड व्हाई नॉट। तो हम टीजा के द्वारा हम एक टेस्टिकुलर एपिडिडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन एक प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा हम उनके स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं और एग्स के साथ मिला करके इक्सी के प्रोसीजर से उनके एम्ब्रियोज बनाते हैं और उनके अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो आप सोचो वो उस मेल के लिए जो इस बर्डन से झेल रहा है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, एंड उसके एग से, उसके स्पर्म से जब ये हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब किसी को पता है कि उसकी बहुत सारी एंडोमेट्रोसिस गांठ की प्रॉब्लम है, तो हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा एंडोमेट्रोसिस को ठीक करके आईवीएफ करके उनकी प्रेगनेंसी जब लाते हैं तो काफ़ी ग्रेटिफाइंग होता है।
इतने मनी स्टोरीज अभी सच में सब याद भी नहीं हाँ आ हाँ रही है। कोई नहीं। वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज, मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। बट वही है कि आईवीएफ को जब उसके बारे में सुनते हैं लोग तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में हमें बताया। एंड आई वुड ऑल्सो से कि जब एक यंग कपल अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करता है तो सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती है, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, एंड देयर आर सो मच प्रेशर ऑन द हेड्स ऑफ both the people. So if this is an option, it's the best option right now, right? हाँ, but this is not the only option, Yeah. and this is not the last option. Yeah. हम सबको ये बात समझनी चाहिए। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मे बी चीजें ऐसे ही वर्कआउट हो जाए। Consultation is very important. वेरी इंपॉर्टेंट, अ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड बी ओपन फॉर योर टेस्ट। Yeah. अगर उससे कुछ पता लग जाता है तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। Well, thank you so much for coming to the studios. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। And this was it. You stay tuned to Fever. थैंक यू सो मच।